नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान भाग 3 की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी चर्चा को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, एक नए जज्बे और जुनून के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले दो चंद लाइनें दोस्तों कहेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। आइए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक मूल अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में है, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने उन प्यारे दोस्तों, उन प्यारे साथियों, उन प्यारे विद्यार्थियों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे प्यारे दोस्त, वे हमारे प्यारे विद्यार्थी हमारे इस चैनल प्रतिज्ञा जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा को। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और भारतीय मूल संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 प्रदान किए गए थे। वर्तमान समय में नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान हैं? 6 अधिकार प्रदान हैं। और उन 6 अधिकारों को हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा की। उसी चर्चा को हम लोग एक एक अधिकार को पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो दोस्त हमारे उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, उनसे एक बार फिर से मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब दोस्तों हम कहें कि विदेशी हैं, विदेशियों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? मूल अधिकारों में वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं? विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त हैं दोस्तों? एक तो अनुच्छेद 14, इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता। और क्या प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 20 भी प्राप्त हुआ है। इसमें है क्या? अपराध व दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, और कौन सा प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में क्या है? 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम लोग जीवन की स्वतंत्रता कहते हैं। और कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है? अनुच्छेद आपका प्राप्त है दोस्तों 23, 24। इसमें क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगला कौन सा प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 25। इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या प्राप्त है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, उसमें दोस्तों केवल और केवल अनुच्छेद जो 25 है वही विदेशियों को प्राप्त है। तो दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग कि अनुच्छेद 14 प्राप्त है विदेशियों को, अनुच्छेद 20 प्राप्त है, अनुच्छेद 21 प्राप्त है, अनुच्छेद 23 प्राप्त है, अनुच्छेद 25 प्राप्त है। ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं वे सभी विदेशियों को प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक एक करते हुए जो हमारे 6 अधिकार हैं हमारे और आपके, उनकी चर्चा हम लोग एक एक करते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे समानता के अधिकार को। आइए दोस्तों अब हम लोग पहले अधिकार, जो 6 अधिकार नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त हैं, उसमें जो पहला अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है दोस्तों, 14 से लेकर 18 तक में समानता का उल्लेख किया गया है। कभी कभी दोस्तों एकदम साधारण सा क्वेश्चन एकदम डीप में जाकर पूछ सकता है, पूछा भी गया है दोस्तों। कभी कभी हम लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, तो कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? अब आप जल्दबाजी में ऐसा मत कह दीजिएगा 14, 4, 18 अर्थात 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। ये दोस्तों गलत है। कुल कितने, अगर आप 14 से लेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, तो कुल कितने अनुच्छेद हुए दोस्तों? 5। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि समानता का जो अधिकार है उसमें कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? तो कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? 5 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? समानता का अधिकार प्रदान करती है। अब इसके अंतर्गत जो दोस्तों अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14, इसमें कितनी बातों का उल्लेख किया गया है जरा इसे देख लीजिए। इसमें दोस्तों 2 बातों का उल्लेख है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा? विधि के समक्ष समानता और दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, ये जो विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन के एक विचारक हैं दोस्तों, एक विद्वान हैं जिनका नाम है डाइसी। इन्होंने ही एक अवधारणा प्रस्तुत की, विधि का शासन। ठीक है दोस्तों, विधि का शासन, यह किसकी अवधारणा है? डाइसी महोदय की यह अवधारणा है। अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 में कितनी बातों का उल्लेख किया गया है? आपसे विकल्प दे दिया, केवल विधि के समक्ष समानता, दूसरा केवल विधि का समान संरक्षण, और दे दिया सी जो विकल्प रहेगा विधि के समक्ष समानता प्लस विधियों का समान संरक्षण। तो क्या होगा दोस्तों? इन 2 बातों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। अब ये विधि के समक्ष समानता है क्या? इसका मतलब होता है दोस्तों
कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक बराबर होंगे। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर से देखिए, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे, एक बराबर होंगे। चाहे जैसा, चाहे जिस रूप में उसके समक्ष चाहे जो भी व्यक्ति खड़ा हो, उसके लिए क्या होगा, वह एक समान है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। ठीक है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि क्या कानून के समक्ष सभी समान हैं। वास्तव में अगर देखेंगे क्या कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो अगर हम थोड़ा सा उदाहरण लें दोस्तों, एक अगर विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अगर विकलांग व्यक्ति को कहा जाए कि वह 1 किलोमीटर दौड़े और सामान्य व्यक्ति को भी कहा जाए कि 1 किलोमीटर दौड़े, तो कौन सबसे पहले जाएगा? जाहिर सी बात है, जो साधारण व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो सबसे पहले पहुंचेगा। और जो ये विकलांग व्यक्ति है दोस्तों, यह तो इसके साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ कि नहीं? तो कानून के समक्ष क्या यह एक समान होंगे? नहीं होंगे। तो कानून को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए कि जो ये विकलांग की श्रेणी है दोस्तों, इसके लिए थोड़ी सी रियायत दी जाए, इसके लिए अलग से नियम बनाया जाए और सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग से। ठीक है, जो विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके लिए विशेष नियम, जो सामान्य व्यक्ति हैं दोस्तों उनके लिए साधारण नियम हो। तो जो ये नियम होंगे, जो ये विधि होंगे, वो किसके तहत बनाए जाएंगे दोस्तों? वो किसके तहत बनाए जाएंगे? विधियों के तहत, अर्थात विधियों का जो समान संरक्षण है, इसी के तहत कानून क्या करेगा, जो राज्य होगा वो क्या करेगा, सभी वर्ग के लिए, कहने का मतलब अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बना सकती है कौन? राज्य। ठीक है, अब यह जो विधियों का समान संरक्षण है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यह लिया गया है यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। क्या? विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण का मतलब है दोस्तों कि राज्य अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम या कानून बना सकती है। जैसे दोस्तों एससी के लिए अलग नियम, एसटी के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम और बच्चों के लिए अलग नियम। तो यह अलग अलग वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है? अलग अलग विधि बना सकता है, अलग अलग नियम बना सकता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यह जो नियम बनाया जाएगा यह सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अनुच्छेद 15 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो अनुच्छेद 14 है यह आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 15 की चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 15, तो दोस्तों यह जो अनुच्छेद 15 है इसे सामाजिक समानता के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या कहा गया इसमें? भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जो 5 आधार इसमें बताए गए हैं दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक असमानता नहीं दिखाएगा। सभी व्यक्ति क्या होंगे? सामाजिक रूप से क्या होंगे? समान होंगे। तो क्या कहता है अनुच्छेद 15? भारतीय संविधान यह कहता है कि जो सभी व्यक्ति होंगे, सभी नागरिक होंगे, वे सामाजिक रूप से क्या हैं? समान हैं। सामाजिक आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो सामाजिक आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो आधार बताए हैं दोस्तों, जो आधार बताए गए हैं वो कितने आधार बताए गए हैं? 5 आधार बताए गए हैं। कितने दोस्तों? 5
5 आधारों को बताया गया है इसमें। जन्म, लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश। ये दोस्तों जन्म स्थान कर लीजिए। जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग मतलब दोस्तों वह पुरुष है या महिला, महिला है तो महिला है, इस आधार पर उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म है दोस्तों, वह किस धर्म से है, वह हिंदू धर्म है कि मुस्लिम धर्म है कि ईसाई धर्म है कि बौद्ध धर्म है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह हिंदू है तो उसे सार्वजनिक स्थलों पर जाने की छूट होगी, वह मुस्लिम है उसे सार्वजनिक स्थल पर जाने की छूट नहीं होगी। तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए क्या है दोस्तों, सामान्य नियम है। चाहे वह जिस धर्म का व्यक्ति हो, उसे हर जगह जाने की क्या होगी दोस्तों, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों जाति, वह किस जाति का है, एससी है, एसटी है या पिछड़ा वर्ग का है, तो उसके साथ इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह एससी है कि वह एसटी है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश दोस्तों, मूल वंश के आधार पर किस वंश से वह संबंधित है, इस आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो अनुच्छेद 15(3) है, जो अनुच्छेद 15 है दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार के उपधाराएं जोड़ी गई हैं, जैसे 15(1) दोस्तों, 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), इनकी चर्चा हम लोग जरा सा कर लेते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे। अब दोस्तों देखिए इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद जोड़े गए, इन और कितने अनुच्छेदों का कितने प्रावधान हैं इसके अंतर्गत, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), ये क्या है दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव से रोक। हमने आपको अभी बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, और चाहे उसका कहीं भी जन्म हुआ हो, भारत के किसी भी राज्य में हुआ हो, इस आधार पर उसके साथ सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कुआं, तालाब और जो मॉल शॉप हैं दोस्तों, ठीक है, सिनेमा घर हैं, और जो सार्वजनिक स्थल हैं दोस्तों जहां पर लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक स्थल होंगे। अब दोस्तों अनुच्छेद 15(3) की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 15(3) है ये क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, यह कहता है महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद 15(3) क्या करता है दोस्तों, विशेष प्रावधान। विशेष मतलब अभी आप समझेंगे कि सर आप बता रहे हैं एक तरफ कि सब संविधान, भारतीय संविधान की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे, तब यहाँ महिलाओं के लिए अलग से नियम कैसा। तो दोस्तों ये महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, विकास के लिए उनके क्या कर सकता है राज्य, कुछ नियम बना सकता है, कुछ कानून बना सकता है, कुछ भारतीय संविधान में आरक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 15(4) की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 15(4), इन अनुच्छेदों को दोस्तों याद रखिएगा।
इसमें क्या है अनुच्छेद 15(4), ये जो अनुच्छेद 15(4) है दोस्तों, यह जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसके तहत जोड़ा गया। और दोस्तों ये जो संविधान संशोधन किया गया था, किस निर्णय के बाद किया गया था? इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, वह वाद कौन सा था दोस्तों? चंपकम दो राइजम मामला। चंपकम दोराइजम मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय संसद ने संविधान में पहला संविधान संशोधन किया और उसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। अब इस अनुच्छेद 15(4) में है क्या दोस्तों? सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। क्या है दोस्तों? सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15(4). अब अनुच्छेद 15(5) क्या है? अब अनुच्छेद 15(6) क्या है? उसकी चर्चा हम लोग दोस्तों आगे की तरफ कर लेते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए आगे का जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो अगला अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 15(5). अब इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इस अनुच्छेद को भी जोड़ा गया। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 15(5) को। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं या निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का जो आरक्षण है वह किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 15(5) में है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद 15(6) जो बहुचर्चित भी रहा दोस्तों 2019 में। इस अनुच्छेद को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो इस अनुच्छेद को 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अब इसमें है क्या दोस्तों? इसमें कहा गया कि सामान्य वर्ग अर्थात जनरल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं और उच्च शिक्षण संस्थाओं या निजी शिक्षण संस्थाओं में 10% प्रवेश में क्या होगा दोस्तों? आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर से समझ लीजिए, यह जो अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया वह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जोड़ा गया। इसके तहत प्रावधान क्या किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं, उच्च या निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे यह जो प्रावधान किया गया था यह किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, तो अधिनियम कौन सा होगा? 103वां। अगर यही दोस्तों आपसे क्वेश्चन को
अलग ढंग से पूछे और कहे कि किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन विधेयक के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो वह विधेयक कौन सा होगा दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वह जो विधेयक होगा वह विधेयक होगा 124वां, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। 124वां विधेयक के माध्यम से एक बिल रखा गया संसद में दोस्तों, भारतीय संसद में 124वां संविधान संशोधन बिल रखा गया। उस बिल पर, इस बिल पर, किस बिल पर, जो 124वां नंबर का जो बिल है, इस बिल पर जब राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया तब यह क्या बन गया दोस्तों, अधिनियम बन गया। और यह जो अधिनियम बना यह किस नंबर का है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का स्वरूप ग्रहण कर लिया। अगर आपसे विधेयक की बात करें 124वां, अगर अधिनियम की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, 103वां। थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, फिगर के माध्यम से अगर हम आपको समझाना चाहें कि ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ऊपर बैठा है दोस्तों प्रेसिडेंट, ये मान लीजिए हमारी संसद है, संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अब कोई भी विधेयक संसद में रखा जाता है और संसद के दोनों सदनों को पास किया के द्वारा पारित किया जाता है, और यह विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर न कर दे। अब यह जो विधेयक था दोस्तों, जो 2019 में समान वर्ग के लोगों के लिए लाया गया था, यह जो विधेयक था यह 124वां विधेयक था। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था, 124वां। अब इसे संसद द्वारा पारित किया गया, सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, फिर राज्यसभा में लाया गया। इन दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, और जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी, हस्ताक्षर किया, वैसे ही यह जो विधेयक था वह कौन सा अधिनियम बन गया, 103वां अधिनियम बन गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 16। इसमें क्या है दोस्तों, अवसर की समानता, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। और कैसे अवसर की समानता दोस्तों, रोजगार में, रोजगार में अवसर की समानता। अब देख लीजिए क्या कहता है अनुच्छेद 16, भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को रोजगार में अवसर की समानता उपलब्ध कराता है, अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें है क्या दोस्तों, इसको देख लीजिए। इसमें भी जैसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनेक उप अनुच्छेद थे, वैसे ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनेक उप अनुच्छेद हैं दोस्तों। 15 से 16 6 तक इसमें भी अनुच्छेद हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उन अनुच्छेदों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों 16(3). अब दोस्तों इस 16(3) पर चर्चा करने से पहले एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही यहाँ पूछा जाता है कि कितने आधारों पर अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, अवसर की समानता उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह 5 आधार क्या थे, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। उसी के तहत दोस्तों अब 2 कैटेगरी इस अनुच्छेद 16 में और जोड़ दी गई। वो 2 कैटेगरी क्या है जरा देखिए। इसमें अब कितने आधार बताए गए दोस्तों, 7 आधार, 7 आधार। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डीप में जाकर आपसे दोस्तों पूछ सकता है, पूछा गया भी है। तो इसमें जो 7 आधार बताए गए वो क्या क्या हैं, 5 आधार वही होंगे जो अनुच्छेद 15 में हैं, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। ये जो 5 आधार हैं, ये 5 आधारों की चर्चा अनुच्छेद 15 में भी की गई है, अनुच्छेद 16 में भी की गई है। अब इनके अलावा 2 और आधारों को इसमें जोड़ा गया। वो क्या है दोस्तों, उसको देख लीजिए।
उद्भव व निवास। अब क्या कहता है कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, इन सब के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं कर सकता। सभी के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है दोस्तों, वह किस जाति का है, किसी जाति विशेष को नौकरी नहीं दी जाएगी, किसी धर्म विशेष को नौकरी नहीं दी जाएगी, किसी एक लिंग को मतलब पुरुष को या महिला को नौकरी नहीं दी जाएगी, मूल वंश, तो इस आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें एक प्रावधान किया गया, जरा इसको समझ लीजिए, निवास को लेकर। इसमें कहा गया कि यदि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर किस व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत कहा गया कि राज्य क्या है, राज्य, और यह राज्य है क्या, इसकी चर्चा हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में की है। राज्य निवास के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। और इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, संसद को दिया गया। किसे दिया गया, संसद को दिया गया। अब संसद ने संविधान में एक संशोधन किया, 98वां संविधान संशोधन। अब इस संशोधन में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 371 जे, अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। इसमें दोस्तों ये प्रावधान किया गया कि हैदराबाद, कर्नाटक राज्यों के लिए राज्यपाल निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भेदभाव कर सकता है, लेकिन यह भेदभाव कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग अगले अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो अगला अनुच्छेद है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अनुच्छेद 16(4) में क्या है, अनुच्छेद 16(4) में दोस्तों है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं दोस्तों, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए दोस्तों विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, सरकारी नौकरियों में। जैसे दोस्तों SC व ST वर्ग के लोगों को और पिछड़े महिलाओं को। ठीक है, अब आइए चले, अब अनुच्छेद 16(4) में क्या है दोस्तों, इसको देख लीजिए, पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। अब अगला दोस्तों देख लीजिए, जो 2019 में जो चेंजिंग की गई दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसी के माध्यम से भारतीय संविधान में 2 जगह अलग अलग अनुच्छेद जोड़े गए। एक अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया, और एक जगह अवसर की समानता में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया। अब यह जो, अब हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों और आपका जवाब आना चाहिए, यह जो अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया, इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, जरा आप लोग बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए कि सर जो यह अनुच्छेद जोड़ा गया भारतीय संविधान में 16(6), यह अनुच्छेद होगा, यह जो संविधान संशोधन अधिनियम होगा वह कौन सा होगा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया।
किस अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया, अवसर की समानता में। अब सेम चीज़ें वही है दोस्तों, क्या है सेम चीज़ें कि इसमें क्या कहा गया कि सामान्य वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से क्या हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से क्या हैं दोस्तों, पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16(6) में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से, बेहतर से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले अनुच्छेद 17 को पढ़ते हैं। अब दोस्तों ज़रा देख लीजिए अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में अगर हम एक लाइन में कहें तो इस अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अब इस अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान क्या कहता है, जरा इसको देख लीजिए। यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। अर्थात जो भारतीय संविधान है वह छुआछूत पर क्या करता है? निषेध करता है। ठीक है दोस्तों, रोकता है कि छुआछूत, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वह इस जाति का है। ठीक है, तो इस आधार पर अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, छुआछूत का निषेध किया गया और इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों, यह किसे प्रदान किया गया? संसद को प्रदान किया गया। किसे? संसद को प्रदान किया गया। और इसी संदर्भ में दोस्तों संसद ने एक अधिनियम पारित किया और वह अधिनियम था दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम यह व्यापक रूप से किसने पारित किया था? संसद ने पारित किया था, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए। अब दोस्तों देख लीजिए अनुच्छेद 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, जरा देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि राज्य शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही कोई भी उपाधि प्रदान करेगा। केवल किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधि प्रदान की जाएगी। लेकिन आप लोग दोस्तों जानते होंगे जैसा कि अनेक क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती हैं इस समय। अब वह कैसा है ज़रा देख लीजिए। अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी देश से विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है, कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी देश से, किसी भी दूसरे देश से जो विदेशी उपाधि है उसे ग्रहण करना चाहता है, तो वह तभी ग्रहण करेगा जब उसे राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करे। तो कहने का मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कोई उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अर्थात बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। अब एक प्रश्न दोस्तों यहाँ उठता है कि ये जो भारत रत्न है, भारत रत्न, पद्म भूषण, ठीक है दोस्तों, भारत रत्न, पद्म भूषण, यह पुरस्कार कब से
देना प्रारंभ हुए थे। ये पुरस्कार 1954 से देना प्रारंभ हुए थे। समझिएगा दोस्तों, यह जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, इसका भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है। इसी कारण दोस्तों 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने ये जो भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा था, इसे क्या कर दिया, देना बंद कर दिया। किसने? जनता पार्टी ने। कब बंद किया था? 1977 में। क्यों बंद किया था? क्योंकि यह गैर संवैधानिक है, इसका उल्लेख किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है। अब आगे दोस्तों 1980 में जब दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तब से फिर से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को देना प्रारंभ हो गया। तो यह प्रारंभ कब से हुआ था? 1954 से। इसे किसने बंद किया था? जनता पार्टी सरकार ने। कब बंद किया था? 1977 में। भारत रत्न और पद्म भूषण जो पद्म पुरस्कार हैं, इन सबको फिर से कब से देना प्रारंभ हुआ? 1980 से। और किसने प्रारंभ किया था? किस सरकार ने? इंदिरा गांधी सरकार ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट अधिकार की तरफ चलते हैं दोस्तों, और वो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लोग जो अगला अधिकार जो हम लोगों को प्राप्त है वह कौन सा है? दूसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर पर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, और यह अधिकार हमको और आपको प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है दोस्तों, जरा इसको समझ लीजिए। स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। ऐसे वातावरण को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है भारतीय परिदृश्य में? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था मूल संविधान में, और वर्तमान समय में अनुच्छेद इस 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? इन सब की चर्चा दोस्तों अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इस स्वतंत्रता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? 19, 3, 22, 3 + 1 कितने? 4। 19 को भी गिनेंगे तो कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? इसमें 4 अनुच्छेदों का उल्लेख है, जिनकी चर्चा दोस्तों अब हम लोग कल करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास बेहतर लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। धन्यवाद।